अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं कोठी का दरवाज़ा मकफल करके सर्द रात में बाहर निकल आया। एक बंद जीप गेट के पास खड़ी थी। मैं जीप में सवार हो गया। जीप अलीपुर रोड से गुजरती हुई नई दिल्ली की तरफ चल पड़ी। काफ़ी लंबा रास्ता था, मगर बागों और पार्कों में से होकर गुजरता था। सड़क की दोनों जानब की रोशनियां जगमगा रही थीं। जीप नई दिल्ली के रिहायशी इलाके की एक कोठी के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। ब्रीफ केस मेरे हाथ में था। मैंने हस्बे हिदायत V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार साथ ले लिया था। कोठी के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। यह कमरा कोठी के वस्त में था। मुझे एक फौजी उस कमरे में ले गया। मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो पहली बार यहाँ मेरा दिल ज़ोर से धड़का। सामने दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा वेज़ा था। एक सिख वर्दी मेजर छड़ी मेज पर रखे कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। कर्नल नारोमनी, यह कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। मुझसे हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मुझसे पंजाबी में बात शुरू की। उसका लहजा पाकिस्तान के ज़िला झंग के लोगों जैसा था। हेडक्वार्टर ने तुम्हें इस खतरनाक मगर निहायत अहम मिशन के लिए इसलिए चुना है कि अमृतसर के हिंदू होने के बावजूद तुम मुसलमानों के रस्म व रिवाज और उनके मजहब के बारे में काफ़ी से ज़्यादा मालूमात रखते हो। तुम बड़ी आसानी से मुसलमान बनकर पाकिस्तान में जासूसी कर सकते हो और हमारे अहम तरीन मिशन को कामयाब बना सकते हो। तुम 2 बार पाकिस्तान जा चुके हो, ये अच्छी बात है। वैसे पाकिस्तान में हमारे जासूस मौजूद हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। जाने से पहले तुम एक एजेंट के बारे में तफसील फराम कर दी जाएगी। अब इस नक्शे को गौर से देखो। उसने छड़ी हाथ में पकड़ लिया और दीवार के साथ लगे पाकिस्तान के बहुत बड़े नक्शे पर मुझे लाहौर, मुल्तान, सक्खर और कोयटा शहरों के बारे में तफसीलात बताने लगा। पाकिस्तान के ये वो नाजुक पॉइंट थे जहाँ जाकर मुझे अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करना था। इसके बाद सिख मेजर ने, जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा अफसर था, नक्शे पर सुबह सरहद में एक खास जगह छड़ी की नोक रखी और कहने लगा, तुम्हें इस मकाम पर भी जाना होगा। ये पाकिस्तान का बड़ा हसास इलाका है और आइंदा कुछ अरसे में यहाँ बेहद अहम वाक़यात ज़ाहिर होने वाले हैं। तुम्हें हमें यहाँ से सियासी और फौजी हालात की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। सिख मेजर मुझे इलाके दिखा रहा था। वो मेरे अपने वतन अजीज़ के इलाके थे और मेरे देखे भाले थे। फिर भी मैं इस तरह अदाकारी कर रहा था जैसे इन इलाकों के बारे में पहली बार मालूमात हासिल कर रहा हूँ। छड़ी मेज़ पर टिका कर वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम्हारी दाढ़ी मुसलमानों की तरफ बनती जा रही है। बहरहाल तुम्हें पाकिस्तान में स्मगल किया जाए तो तुम शिक्ल सूरत से पूरे मुसलमान नजर आओ। तुम मुसलमानों का कुरान तो पढ़ लेते हो गया, क्यों नहीं? मैंने मलेरकोटला के एक मौलवी से कुरान पढ़ा था। बहुत खूब, चंगी गल है। सिख मेजर बोला, मुझे कब और किस तरीके से पाकिस्तान स्मगल किया जाएगा? सिख मेजर ने मुझे घूर कर देखा और बोला, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब जाना होगा हमारा आदमी तुम्हें आकर ले जाएगा। इस अरसे में तुम्हें दिया गया जहरीला सिगार और V2 की गोलियां हम अपने पास रखेंगे। मैंने ब्रीफ केस खोलकर उसके सामने कर दिया। उसने गोलियों का पैकेट और सिगार निकाल कर सियाह रंग के एक डब्बे में बंद करके अपनी मेज़ की दराज में रख लिया और खड़े होकर बोला, अब तुम जा सकते हो। मैंने फौजी अंदाज में सलाम किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, जहाँ मेरा गाइड ब्रेन गन लटकाया टेंशन खड़ा था। उसने जीप तक मेरी रहनुमाई की। मैं जीप में बैठ गया। जीप चलने ही वाली थी कि मेरे गाइड ने बुलंद आवाज़ में ड्राइवर से कहा, मेजर साहब ने कहा है कि एक सवारी को रास्ते में उतारना है, ये अर्जेंट है। मैं जीप के पीछे बैठा था। इतने में दरवाज़ा खुला और एक सिविलियन लिबास में मलबूस सिख अपने साथ एक लड़की को लिए बाहर आ गया। मैंने कोई ख्याल न किया। यह लड़की सिख मेजर के नौकर की बेटी या बीवी हो सकती थी। मैं खामोश बैठा अपने मिशन के बारे में सोचता रहा। सिख इस लड़की को लेकर जीप में मेरे सामने बैठ गया। मैंने देखा कि लड़की का रंग गोरा मगर चेहरा उतरा हुआ था। गेट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे और उसने पंजाबी लिबास पहन रखा था। मैंने अब भी उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। हो सकता है ये लड़की उस सिविलियन सिख मुलाजिम की बीवी हो और बीमार हो, लेकिन लड़की के चेहरे पर मुझे अजीब सी परेशानी, वहशत और घबराहट नजर आ रही थी। वो सहमी हुई थी जैसे दुश्मनों के नरगे में हो। जीप चल पड़ी। लड़की ने सिख से कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लड़की का लहजा पंजाबी था मगर वो उर्दू बोल रही थी। सिविलियन सिख ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर लड़की की तरफ मुंह करके बोला, चुप करके बैठी रहो, तो मैं तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ।
सीख के लहजे में सख्ती थी। लड़की किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसका पंजाबी लहजा ना तो दुआबे का था और ना ही होशियारपुरी था और ना ही लुधियाना जलंधर का था। उसने पाकिस्तान के पंजाबी लहजे में बात की थी। मेरे कान खड़े हो गए। ढाका फाल के बाद मुक्ति पाने वालों ने मशरकी पाकिस्तान से कई औरतों को अगवा करके कलकत्ता या दिल्ली लाकर फिरौख्त कर दिया था। कहीं ये लड़की उन बदनसीब लड़कियों में से एक तो नहीं है। मैं लड़की से बरह रास्त कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मेरा दिल ये मालूम करने के लिए बेताब था कि यह लड़की कौन है। लड़की सर झुके खामोश बैठी थी। लड़की की आंखों में आंसू आ गया। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और हिचकियां लेती आवाज में जैसे उसके मुंह से खुद ब खुद यह दुआ निकल गई, मेरे अल्लाह मैनू इन्हें कोलों बचा ले। शेख ने लड़की को गर्दन से दबोच कर नीचे कर दिया और बोला, हुन बोली ते गर्दन ला दवांगा। बात साफ हो गई थी। इस लड़की को मशरकी पाकिस्तान से अगवा किया गया था। मेरा खून खोल उठा, लेकिन खुद पर जबर करके बैठा रहा। जीप मिठाई वाले पुल से चंद फरलांग पीछे दिल्ली के बाजार हुसन वाले इलाके में दाखिल होकर एक बाजार के कोने पर रुक गई। शेख ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे करख्त लहजे में कहा, चलो तुम्हारा घर आ गया है। लड़की जीप से नहीं उतर रही थी। शेख उसे घसीट कर जीप से नीचे ले गया और ड्राइवर की सीट की तरफ मुंह करके बोला, ठीक है जाओ। मैंने बाजार के इस मकाम को गौर से देखा। यहाँ बिजली के 2 खंभों पर मरकजी लाइट रोशन थी और ख़ानदानी मनसूबा बंदी का एक हिंदी बोर्ड लगा था। जीप आगे रवाना हो गई। अब मैं एक एक दुकान और हर इमारत को निशानी बनाकर जहन में महफूज कर रहा था। जीप मुझे मेरी कोठी में उतार कर वापस चली गई। रात के 11:30 बजे थे। मैंने कपड़े तब्दील किए और लड़की के बारे में सोचने लगा। अब मेरे पास जहरीला सिगार नहीं था। मैंने फैसला किया कि सुबह बाजार जाकर उस बदनसीब लड़की का सुराग तो लगाया जाए, इसके बाद ही आगे सोचेंगे। फिर मैं सो गया। मैं दोपहर के वक्त अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। मेरी जेब में सिगरेटों का एक पैकेट, 2000 रुपये के नोट और एक रुमाल था। देखने में यह एक आम सा रेशमी रुमाल था, मगर इसमें एक गिरा पड़ी थी। ये फांसी की गिरा थी। यह भी कमांडो का एक खतरनाक तरीन हथियार होता है। कभी भारत के ठग रेशमी रुमाल से अपने शिकार को पलक झपकने में हलाक कर दिया करते थे। कमांडोज को भी इस रुमाल की खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर उसके पास कोई हथियार ना हो तो वो सिर्फ रुमाल से अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सके। मैं बाजार के उस कोने पर पहुंच गया जहां जीप ने उस लड़की को उतारा था। मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। खुदा जाने वो शेख उस लड़की को लेकर किस मकान में गया था। मुझे ही खोज लगाना था। मैं एक चाय वाले की दुकान में जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। मेरा टारगेट इस होटल में काम करने वाला वो लड़का था जो चाय वगैरह ले जाता था। इन लड़कों को सब खबर होती है, लेकिन मुझे जिस नौकर ने चाय का कपला कर दिया, उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो सिर्फ दुकान पर ही ग्राहकों को निपटाता है। मैंने जेब से 2 रुपये निकाल कर उसे टिप दी तो वो बेहद खुश हुआ और बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुक कर बोला, हुजूर आपको कहीं पूना बई की तलाश तो नहीं? वो फराखबाद गई हुई है, अगले महीने आएगी। कई लोग उसका पूछ गए हैं। मैंने सोचा इससे ही कुछ मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। मैंने उसे अपने बारे में बताया। मैं पंजाब से आया हूँ, आगे कलकत्ता जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में 3 कोठे चलाता हूँ। कलकत्ते में मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतें लाई गई हैं, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन भनक पड़ी कि यहाँ भी ऐसी औरतें मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी से वाकिफ नहीं हूँ। मैंने जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने जल्दी से नोट लेकर सदरी की जेब में रखा और झुक कर बोला, हजूर यहाँ सिर्फ एक लड़की आई है, बंगाल से, और रुक्मणी बई के पास है। आप कहें तो मैं किसी से बात करूँ? मैंने रुक्मणी बई का पता मालूम करने के बाद उससे कहा कि मैं खुद ही उससे बात करूँगा, और चाय के कप से आखिरी घोंट पीकर बहरा गया। और रुक्मणी बई नयका थी और उसका मकान बाजार के कोने पर वाक़ था। मैं तेज़ी से आगे निकल गया और सीधा चांदनी चौक में आ गया। यहाँ मैंने मुख्तलिफ दुकानों पर से अपने मतलब की कई चीज़ें खरीदी। मनकू की मलाएँ, कड़े कानों में डालने वाले मुंदरे, लोहे की एक छड़ी जो आगे से मुड़ी हुई थी। इनके अलावा मैंने गिरवे रंग का खद्दर भी खरीदा। मैं साधु के बेस में रुक्मणी बई के यहाँ जाना चाहता था। कोठी में आकर मैंने यह सारा सामान अलमारी में रख दिया। साधु संतों के बारे में मेरी मालूमात काफ़ी वसी थी। मैं उनके हर तबके और धर्म के मुख्तलिफ मकतबा ख्याल से वाकिफ था।
मुझे मालूम था कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में विष्णु और शिव महाराज की पूजा करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि जनूबी हिंद में महावीर के पैरोकारों की अक्सरियत है। महाराष्ट्र में अम्बा देवी की पूजा करने वाले ज़्यादा हैं और शुमाली हिमाचल प्रदेश में माता शर्मा वाली की पूजा की जाती है। चुनाचे में शिव महाराज के चेले के रूप में रुक्मणी बाई के यहाँ जाना चाहता था। रात 9 बजे के बाद मैंने सिख मेजर की फ़ोन कॉल का इंतज़ार शुरू कर दिया। ये बलाई ना कहानी की तरह किसी पे वक्त नाजिल हो सकता था। 11 बजे रात तक सोते जागते की हालत में रहा, फिर नींद आ गया। अगले रोज़ मैंने दोपहर का खाना अलीपुर रोड के एक रेस्तोरां में खाया। कोठी पर वापस आकर हुलिया बदलना शुरू किया। गहरवे रंग के खदर की धोती बांधकर बाकी का पल्लू बुद्ध भक्षुओं की तरह बाकी जिस्म के ऊपर कर लिया। बालों में थोड़ी थोड़ी सी राख डाली, गले में मनकों के हार पहने, कानों में मुद्रा और कलाइयों में कड़े पहन लिए, आंखों में गहरा सुरमा लगाया। हल्दी घोलकर शोजी के भुगतों के अंदाज में माथे पर 3 लकीरें बनाई। धोती में खतरनाक गांठ वाला रेशमी रुमाल उड़स लिया और हाथ में लोहे की छड़ी पकड़कर आईने में अपनी शिकल देखी। मैं सर से पांव तक साधु बन चुका था। कोठी का दरवाज़ा मकफल करके चाबी धोती के ढम में रखी और खुदा का नाम लेकर अलीपुर रोड की तरफ रवाना हो गया। कोठियों में से निकलती 1-2 औरतों ने मुझे देखकर सर झुकाकर नमस्कार किया और अदब से परे हट गईं। मैं कल्याण हो सपुत्री का नारा लगाता आगे बढ़ गया। अलीपुर रोड पर चौराहे में खाली टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर शिकल से ही लाला लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर बायां हाथ फिजा में बुलंद करके कहा, बालक शोजी के चेलों को मिठाई वाले पुल पर पहुंचा दे। साथ ही मैंने ओलख नरिंजन का नारा लगाया। हिंदू टैक्सी ड्राइवर ने फौरन मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया और मिठाई वाले पुल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझे कई बार अपनी घरेलू परेशानियों का हाल सुनाया और प्रार्थना की दरख्वास्त की। मैं उसे तसल्ली देता रहा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। इस बाजार में साधु और नकली कलंदर किस्म के लोग अक्सर आते रहते थे, जो ज़ईफ़ उल-एतिक़ाद औरतों की जहालत का पूरा फ़ायदा उठाते और पेट पूजा करने के अलावा उनसे दक्षिणा भी बटोरते थे। चुनाचे मेरी तरफ से किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। मैं सीधा रुक्मणी बाई के मकान के नीचे जा खड़ा हुआ और लोहे की छड़ी वाला हाथ ऊपर उठाकर तुलसीदास का एक दोहा बुलंद आवाज़ में पढ़ा। कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने दूसरी बार दोहा पढ़ा, मगर ऊपर से किसी ने खिड़की खोलकर नीचे ना देखा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने ज़मीन पर जोर से लोहे की छड़ी मारी और चिल्लाकर कहा, रुक्मणी बाई शोजी का चेला गुरु ओलख नरिंजन, गोरखनाथ का दुलारा तेरी डूबती नैया को पार लगाने आया है। क्या तू अपने घर के दीवार नहीं खोलेगी? थोड़ी ही देर में खटाक से खिड़की खुली। ऊपर से एक उधेड़ उम्र की गुलाबी साड़ी और खजाब लगे बालों वाली बदसूरत औरत ने झांक कर देखा और वहीं से हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव कबाड़ खोले हैं, पधारिए। मैं शाहाना जलाल के साथ कदम बढ़ाता ज़ेना चढ़ने लगा। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि रुक्मणी बाई तख्त पर कलीन का टुकड़ा बिछाए सो रही थी। ज़मीन पर चांदनी का फर्श बिछा हुआ था। रुक्मणी ने बड़े अदब से मुझे तख्त पर बिठाया। मैंने साधु महात्माओं की तरह हाथ बुलंद करके कहा, रुक्मणी बाई गौर से ये शब्द सुना, जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, प्रेम भाव पर काशिया सब कुछ गया बगोया। मैंने हिंदी संस्कृत और प्राकृति के ऐसे ऐसे लफ्ज़ निकाल कर बोले कि रुक्मणी बाई पर ज़बरदस्त रौब बैठ गया। उसने मेरे लिए दूध, फल और चाय मंगवाई। मैंने इन सब चीज़ों को हाथ लगाकर कहा, इसे मेरी तरफ से दान कर देना। मैंने इस यार नायिका को बहुत जल्द अपने दाम में जकड़ लिया। अब मैं अपने मतलब की तरफ आना चाहता था, यानी ये मालूम करना चाहता था कि जिस पाकिस्तानी लड़की के खोज में मैं वहाँ आया था वो कहाँ है। और रुक्मणी का हाथ देकर उसे कहा कि वो किस्मत की धनी है, उसके पास गैब से कोई ख़जाना आ गया है, मगर उसके और ख़जाने के दरमियान एक दीवार खड़ी है जिसको गिराना उसके बस में नहीं है। नायिका ने फ़ौरन मेरे पाँव पर सर रख दिया और बोली, महाराज आपको दिल का हाल मालूम हो गया, अब आपसे क्या छुपा सकती हूँ। मैं समझ गया वो किस लड़की की बात कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और हिंदी संस्कृत मिली उर्दू ज़बान में नायिका को समझाया कि ये लड़की उसके लिए लक्ष्मी साबित होगी। वो उसके लिए ज़रो जवाहरात के ढेर लगा देगी। बड़े बड़े नवाब, जागीरदार और कारखानादार उसका गाना सुनने आया करेंगे। मगर साथ ही मैंने इस अमर का भी ऐलान कर दिया कि इस वक्त लड़की के सर पर सनेचर सवार है और उसका असर ज़ायल करने के लिए मुझे ख़ास अमल करना पड़ेगा। वो दौलत की रेल पेल का सुनकर खुशी से नहाल हो गई। मैंने उसे सूरज ढले अपने आश्रम में लाने का हुक्म दिया। पहले तो कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अगर शिव जी की मूर्ति के उसे फेरे ना दिए गए तो ये लक्ष्मी उसके हाथ से निकल जाएगी, तो वो तैयार हो गई।
मैंने उसे बताया कि मेरा आश्रम कुतुब साहब की लाट के पीछे शमशान भूमि में है। यह जगह मैंने पहले देख रखी थी। मैं राम नाम का जाप करता पुरजलाल अंदाज में जने की तरफ बढ़ गया। जब मैंने महसूस किया कि इस बाजार से काफ़ी दूर निकल आया हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं लगा है, तो मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उस पर सवार होकर चांदनी चौक का रुख किया। यहाँ एक दुकान पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिकती थीं। मैंने शिवजी महाराज की एक छोटी मूर्ति और एक पीतल की सामग्री, थोड़ा सा ऊदोलाबान खरीदा और अपनी कोठी में आकर शाम होने का इंतजार करने लगा। मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी और उसके साथ उसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम ढले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। सूरज गरूब होने से पहले ही मैं कुतुब साहब की लाठ के अकब वाले वीरान शमशान में पहुंच गया। यहाँ एक अंधेरी कोठड़ी खाली पड़ी थी। मैंने उसका फर्श साफ किया और बीच में एक पत्थर रखकर उस पर शिवजी महाराज की काली मूर्ति टिका दिया। सामने सामग्री रख दिया और उसके पीछे ज़मीन पर बैठकर इंतजार करने लगा। सूरज गरूब हो गया। शमशान भूमि में अंधेरा उतर आया। मेरी आंखें कुटिया के खुले दरवाजे में से बाहर देख रही थीं। दफातान खुश्क पत्तों पर कदमों की चाप सुनाई दिया। मैंने हरिओम का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 4 इंसानी से बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। उनमें नयका मुगविया लड़की और 2 गुंडे थे, जिनमें से एक पहलवान टाइप आदमी था। उसने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। नयका ने झुककर प्रणाम किया और कोठड़ी में दाखिल होकर बोली, महाराज, दासी हाजिर हो गई है। उसने लड़की को खींचकर आगे करते हुए कहा, महाराज के कदम छू। लड़की गहरे रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस थी। उसने हाथ जोड़े, जरा सा सर झुकाकर मुझे सलाम किया। लड़की डरी डरी थी। कुछ शमशान भूमि का माहौल भी डरावना था। वो खामोशी से मेरे सामने जमीन पर साड़ी समेत बैठ गई। मैंने गोशाई चश्म से देखा। दोनों गुंडे दरवाजे के दोनों जानब मुस्तैद खड़े गोया पहरा दे रहे थे। बुढ़िया ने पहलवान से थैला लिया, उसमें से कुछ फरूट निकाल कर मेरे आगे रख दिया। महाराज, ये कबूल करें। मैंने फलों की तरफ कोई ध्यान न दिया। आंखें बंद करके एक नारा लगाया और फिर आंखें खोल दी और बुढ़िया से कहा, बालका, इस कुनिया को यहाँ छोड़कर बाहर चली जा। जब हम आवाज़ दें अंदर आकर इसे ले जाना। जहाँ बाहर शमशान भूमि में हमारी कुटिया से 10 कदम की दूरी पर जाकर बैठ जा। वो हाथ जोड़कर उठी और कुटिया से निकल गई। मैंने उठकर दर्द में से देखा। वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई। जलते चरागों की कप कपाती हुई लू लड़की के चेहरे के सहमे हुए तासुरात को और नुमाया कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो उसने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजियाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी, मुझे कुछ न कहें, अल्लाह से डरें, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है। इस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये जुमले मैंने पंजाबी जबान में कहे और उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगी। उसने बताया कि उसका नाम कलसूम है। जब ढाका फाल हुआ तो उसी रात उसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गया। उसकी पूरी दस्तान आलम सुनने के लिए वक्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। वो मेरा मुंह तकने लगी। उसके चेहरे पर एतबार और बेतबारी की कैफियत थी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ उस तरह करना होगा। जब मैं इस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी उसे गले लगाना और कहना कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो। यह ज़हर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम उस औरत का हर हुक्म मानोगे। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। फिर मैंने ऊंची आवाज़ में श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने रुक्मणी बाई को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। कलसूम अगरचा सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज निगाहों ने उसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप लिया। मैंने उसे खुशखबरी दी, इस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और इसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने 101 रुपया मुझे नज़र पेश किया और इल्तजा की कि मैं उसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूँ। मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसे दूंगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कलसूम को लेकर वापस चले गए। वो बेहद खुश थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी वक्त भी फ़ोन आ सकता था।
और वह मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कुलसूम की भी पड़ गई थी। कुलसूम के मसले में उलझकर मैं उलझन में फंस गया था। उसे गुंडों और बुर्दा फरोशों के पास तनहा छोड़ भी नहीं सकता था और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोई सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कुलसूम को गुनाह आलूद माहौल से निकाला जाए, आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के भेष में रुक्मणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी, माहौल रोशनी और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। वो मुझसे बहुत मुतासर थी। कहने लगी, आप तशरीफ़ रखें, मैं गाना बंद कराई देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं, बल्कि हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में सिख गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांध कर झूलने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और कहा, बच्चा सुंदरी कहाँ है, ज़रा उसे हमारे सामने लाओ, हम उस पर मंत्र पढ़कर फूकेंगे। महाराज, वह दूसरे कमरे में सो रही है, अभी जाकर उसे जगाता हूँ। वो दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कुलसूम को लेकर आ गया। कुलसूम नींद से उठी थी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई, समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और श्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने सिख गुंडे से कहा कि जाकर भाई जी को बुला लो। वो चला गया तो मैंने कुलसूम से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जैसा कहूँ वैसे ही करना। उसने इस बात में सर हिलाया। इतने में रुक्मणी सर पर पल्लू संभालते आ गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरे घर नवाज किया है, तेरे दिन फिरने वाले हैं। महाराज, सुंदरी ने आपकी अशीर अब्बास से गाना सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन एक बात का खटका है। रुक्मणी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मुझे ज्ञान ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने इस मकान में किसी जगह तांबे के राक्षस की मूर्ति दबा रखी है जो तेरे लिए विपता लाएगी। उसने मेरे पांव थाम कर कहा, महाराज मुझे बचा लो, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुक्मणी और सिख गुंडा मेरे साथ थे। वो मुझे पिछले कमरे में ले गए। यहाँ पलंग लगे थे और मेरे कपड़ों का ढेर पड़ा था। मैंने यह ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना चाहता था कि मकान के कब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तरीक ज़ैना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि यह ज़ैना किधर जाता है। उसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है, मुझे इसी ज़ैने की तलाश थी।